खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं SHQ रेडियो एक्टिव पे आपके सामने। चारों तरफ क्रिकेट की गहमा गहमी है। फुटबॉल इस वक्त थोड़ी थम गई है और क्रिकेट में श्रीलंका ने 30 साल के बाद कोई वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और लास्ट मैच में भी मज़ाहमत की। श्रीलंका ने कम स्कोर करके श्रीलंका ने कुछ नए एक्साइटिंग प्लेयर सामने लाए। एक शनाका इस कैप्टन, देखिए चंदीमाल मैथ्यूज कोई भी कैप्टन हो सकता था, कौशल परेरा नहीं, नए प्लेयर लाए एक बात। उसके बाद वेलेल आगे जबरदस्त खेल रहे हैं, थाकिशाना अच्छे बॉलर हैं, चमिका करुणारत्ने बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, असांका है वो अच्छा खेल रहे हैं, फर्नांडो एक प्लेयर है जो T20 खेलते हैं, इसमें अभी नहीं खेले, एक जयवर्धने नए हैं वो अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ फास्ट बॉलर अच्छे हैं। एक नई टीम, एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया, लेके उन्होंने ये वनडे सीरीज खेली है और उन्हें कामयाबी मिली और तीसरे T20 में कामयाबी मिली थी और उससे आगे बढ़े और आगे जाके सीरीज जीत ली श्रीलंका ने। ग्रेट अचीवमेंट। और वहां से पाकिस्तान ने श्रीलंका के दौरे के लिए अपनी टीम अनाउंस की है। कोई खास टीम में तब्दीली नहीं है या कोई खास सरप्राइज नहीं है टीम में। शान मसूद है टीम में, इसके बावजूद के जो ओपनर दो थे टीम में पिछली सीरीज में, अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने अच्छा खेला, तो देखते हैं उनको कहाँ जगह मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो इस टीम सिलेक्शन में है, यासिर शाह की वापसी। उनकी वापसी के पीछे जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की वो है। इस हवाले से हमारे पास सवाल भी है। श्रीलंकन टीम सिलेक्शन जो पाकिस्तान का है उसके हवाले से तो सवाल ले लेते हैं। दानिश आफाकी का सवाल कि ऑल्दो यासिर शाह's domestic performance wasn't all that good, he has been picked for upcoming test series against Sri Lanka. Sir, do you think it will be last chance for Yasir Shah based on his past performances? It seems a make or break situation for him. देखिए कंडीशंस देख के उसको टीम में लाया गया और उन्होंने पिछली मर्तबा सीरीज जिताई थी श्रीलंका में अपनी बॉलिंग से, तो कुछ कर सकते हैं, ये बात है इन कंडीशंस में। मसलन नवाज को भी टीम में लाया गया जो बॉल टर्न कराते हैं, नोमान ली से ज्यादा, और बैटिंग तो कर ही लेते हैं और अच्छी टर्न कराते हैं। मसला टेस्ट खेलना है तो बॉल टर्न होनी चाहिए अच्छी खासी और गाइल होना चाहिए आपकी बॉलिंग में। और यहाँ आगे आपका जो सवाल है वो उसका ताल्लुक रांची ट्रॉफी से है। आपके सरफराज खान सीजन ऑफ लाइफ टाइम में है, वो जितना अच्छा खेल रहे हैं, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हैं। कहते हैं वेयर डू यू रेट दिस ग्रेट सीजन ऑफ दिस अननोटिस्ड यंगस्टर। देखिए अननोटिस्ड नहीं हुआ है, वेंसकर ने खुल के बात की है, कहा अब नहीं तो कब खेलेंगे ये। और पिछला सीजन भी ऐसा ही था, 900 से ज्यादा रन बनाए थे। इस साल 1000 की तरफ जा रहे हैं वो इस सीजन में, और वो लॉन्गर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, वो पेशेंस रखते हैं टेस्ट की, और बॉल छोड़ना, कौन सी खेलनी और शॉट्स टेस्ट के लिए उनके बहुत अच्छे हैं। और रोहित शर्मा ने पिछले दिनों कहा था उसको रन बनाते रहना चाहिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई, ये कमेंट क्या है। वो तो रन अपने लिए बना रहा है, अपनी रेपुटेशन के लिए बना रहा है और अच्छा खेल रहा है, तो आपकी एडवाइस पे तो बना नहीं रहा है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं बनाते रहो। बना के नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ 150 IPL में बनाने के बाद ईशान किशन टीम के परमानेंट मेंबर हो जाते हैं, वो दूसरा शख्स रणजी ट्रॉफी में रन बनाया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के इतने खिलाड़ी हैं, आपको पता किसी को मौका मिलेगा? विदर्भ ने 2 साल लगातार रणजी जीती, किसी को मौका मिला? नहीं मिलेगा। वही फेम्ड खिलाड़ी खेलेंगे जो IPL में मशहूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश से मुझे बात याद आई चंद्रकांत पंडित की, कोच हैं उनके, रेलवेज के कोच थे तो फाइनल तक ले गए उनको। विदर्भा के कोच थे तो 2 साल विदर्भा ने रणजी ट्रॉफी जीती। मध्य प्रदेश के कोच हैं तो मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने जा रहा है। कुछ खास बात है चंद्रकांत पंडित में कि वो प्लेयरों को समझते हैं, उनसे काम बेहतर लेते हैं और प्लेयर उनके सपोर्ट में आते हैं, और वो स्टार्स खरीद के नहीं लाते हैं जिस भी टीम में जाते हैं। विदर्भा में एक थे वसीम जाफर, उन्हें स्कोर बहुत किया, सीनियर स्टेट्समैन थे, वो 40 साल के थे तब। कोई खरीद के प्लेयर नहीं लाए हैं मध्य प्रदेश में, वो जो टीम होती है उसी को सिलेक्ट करके आगे बढ़ाते हैं। और आप विदर्भा की बात ले लें, विदर्भा महाराष्ट्र में उनकी टीम है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अलग रणजी खेलता है, विदर्भा अलग खेलता है, मुंबई अलग खेलता है, 3 टीमें निकलती हैं, तो टैलेंट पूल जो है मैक्सिमम मुंबई जाने की कोशिश करता है, लास्ट रिजॉर्ट विदर्भा होता है, और उस टीम को लेकर चंद्रकांत पंडित ने कमाल कर दिया। बात तो इनकी नहीं होती। ऐसा ही सवाल जो है वो है, एक और सवाल वो पूर्वराज चाडोरा से हमसे पूछते हैं, डाडरू फोरिया कहते हैं कि सरफराज खान
को नेशनल कॉल नहीं मिलनी चाहिए। देखिए बात हुई, इस पे मिलनी चाहिए बिल्कुल। और इवन 50-50 के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। जब 50-50 का अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ने हारा वेस्ट इंडीज से, उसमें सिर्फ एक बैट्समैन अजहरी जोसेफ से नहीं डरा और जिसने अच्छी बैटिंग की। 180 या 90 में से 80 रन इनने बनाए। आज नहीं कल आना पड़ेगा, और अगर आज नहीं तो फिर कब? यही इमरान मलिक का मामला है। इस वक्त चढ़ गए हैं, कॉन्फिडेंस भी है, पुश भी है, लोग मान भी रहे हैं, और दिखाने को कुछ करने को है कि मैंने परफॉर्मेंस दी है। अगर आज नहीं खिलाएंगे 6 महीने बाद शायद ये फायर ना रहे। वो कहते हैं नेल्सन के बारे में जो सेगमेंट था बहुत अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डार रऊफ। और आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को आबिद रशीद बाबा के साथ। देखिए क्रिकेट में सियासत है, ये सही है, लेकिन क्रिकेटर भी सियासतदान है और सियासत में गए हैं। यही बात आबिद रशीद बाबा करते हैं। किसी भी शोबे की तरह सियासत एक करियर चॉइस है। सियासत भी क्रिकेट की तरह गैर मुतवक्को है। सियासत में मुस्तकिल बेडफेलोज नहीं होते। हाल ही में मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के ड्यूअल असाइनमेंट्स शटलिंग बिटवीन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स ने वर्ल्ड पर एक नई बहस को जन्म दिया कि ये साबिका खिलाड़ी अपनी सियासी नौकरी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। सियासत में यह कॉल मशहूर है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट गो बैक टू द पीपल विद अ रिपोर्ट कार्ड फॉर देयर अप्रूवल। इसी तनाजुर में हमने दुनियाई क्रिकेट के उन खिलाड़ियों को खंगाला जिन्होंने क्रिकेट के अलावा सियासत में भी मैदान मार लिया। भारत की एक लंबी तारीख है जहां स्पगदोशी के बाद क्रिकेटर्स ने सियासत के मैदान में लोहा मनवाने की ठान ली। 1911 में जब मुल्क की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल हुई तो भारत की टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। पलवंकर बल्लू उस टीम के स्टार परफॉर्मर थे। मुस्ताफी होने के बाद दलित राइट्स के लिए सियासी जद्दोजहद में कूद पड़े। 1933 में बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी की निशस्त से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया और 1937 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी लड़े, लेकिन दोनों मर्तबा हार का मुंह देखना पड़ा। मंसूर अली खां पटौड़ी को ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन माना जाता है। जहां टाइगर ने क्रिकेट में धूम मचाई, वहीं नवाब सियासी पिच पर रिटायर्ड हर्ट हुए। हैदराबाद के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारत के लिए 99 टेस्ट मैच खेले। सियासी इनिंग्स का आगाज 2009 में किया जब वो कांग्रेस में शामिल हुए और मुरादाबाद से एमपी बने। क्रिकेट के अलावा विनोद कांबली ने पॉलिटिकल पिच पर खेलने की काफी कोशिश की। लोक भारतीय पार्टी ने इन्हें नायब सदर मुकर्रर किया, लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद सियासत इनको रास न आई। लालू प्रसाद यादव के फर्जंद तेजस्वी यादव 5 साल तक दिल्ली डेयरडेविल्स में शामिल रहे, लेकिन 5 साल तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल में किस्मत आजमाई की, राघोपुर सीट जीतकर सियासी खाता खोला। ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने भारत के लिए 39 टेस्ट्स और 130 ओडीआईज खेले। मुस्ताफी होने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चेतन चौहान 2 मरतबा यूपी की अमरोहा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बने। 1981 में इन्हें भाजपा में एंट्री मिली। चेतन गावस्कर के साथ ओपनिंग पार्टनर हुआ करते। 6 साल तक मोहम्मद कैफ ने मुल्क के लिए 125 एक रोजा और 13 टेस्ट मैच खेले। 2014 में उन्होंने यूपी के फूलपुर से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया। हालिया पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी अक्सरियत से रियासत में हुकूमत कायम की। हरभजन सिंह ने अपने मदाहों को ट्वीट करके बताया, एज ए राज्यसभा मेंबर आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट माई सैलरी टू द डॉटर्स ऑफ फार्मर्स फॉर देयर एजुकेशन एंड वेलफेयर। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमएलए और मगरबी बंगाल के मनोज तिवारी एक्टिव क्रिकेटर हैं। रणजी ट्रॉफी में मसरूफ दिन मैदान में गुजारते और शाम को होटल के कमरे में कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई फाइल्स पर दस्तखत करते हैं। हुगली शहर में वजीर आला ममता बनर्जी का इज्तिमा अपनी जोबन पर था। उसी जलसे में मनोज बाज़ाब्ता AITMC में शामिल हुए। 2007 के ICC T20 वर्ल्ड कप और 2011 के आलमी कप के ओपनर गौतम गंभीर ने 2019 में भाजपा में शमूलियत इख्तियार की। आम आदमी पार्टी की आतिशी को हराकर MP बने। 2 फरवरी 2021 को अशोक डिंडा ने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। डिंडा ने भारत के लिए 13 ओडीआईज और 9 टेस्ट खेले। उन्होंने रणजी में बंगाल और गोवा के लिए खेला। इसके अलावा IPL में 5 टीम्स में शामिल रहे। मगरबी बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर जिले के मोइना कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तृणमूल कांग्रेस के MLA
लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने 1999 में अपना पहला बैनुल अक़वामी एक रोजा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला और उसी साल अपना आखिरी ओडीआई वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। उन्होंने बंगाल कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का कलमदान संभाला और 5 फरवरी 2021 को सियासत को गुड बाय कहा। 2012 में सचिन तेंदुलकर पहले एक्टिव एथलीट बने जिन्हें पार्लियामेंट के अपर हाउस के लिए नामजद किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के लिए 51 टेस्ट और 13 ओडीआईज खेले। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और 2014 में पार्टी ने इन्हें टिकट देने से इनकार किया। 2017 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। अब चलते हैं पाकिस्तान। आफ्ताब गुल पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1968 में उस वक्त डेब्यू किया जब वो पॉलिटिकल ऑफेंसेस के लिए बेल पर रिहा हुए थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी सरगर्म थे और दबदबा भी था। लोग इनके इतने दिलदादा थे कि सिलेक्टर्स को प्रेशर में लाकर इन्हें टीम में शामिल करवाया गया। रिवर्स स्विंग को पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज की इजाद माना जाता है। 1985 में सियासत के मैदान में कदम रखा, सूबे पंजाब से मुंतखब हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुदा होने के बाद 2011 में सरफराज ने MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खीमे में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान वाहिद एशियाई मुल्क है जहां 2 क्रिकेटर्स ने वजीर आजम की कुर्सी संभाली। इमरान खान नियाजी की कयादत में 1992 में पाकिस्तान ने आलमी कप जीत लिया। इसके फौरन बाद उन्होंने सियासी मैदान का रुख किया और शौकत खानम शिफा खाना तामीर करवाया। 22 साल की अनथक काविशों के बाद वो 22 करोड़ अवाम के 22वें वजीर आजम बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके अहम हरीफ नवाज शरीफ भी दाएं हाथ के बल्लेबाज रह चुके हैं? अगर नहीं तो ये दिलचस्प कहानी आपकी समातों की नजर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के खिलाफ उन्होंने 1973 में सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच में हिस्सा लिया। ही प्लेड फॉर पाकिस्तान रेलवेज एंड स्कोर्ड डक। फिर 1991 में दौलत मुश्तरका की मीटिंग हरारे में मुनक्कद हुई। नवाज शरीफ उस गैरमामूली और अनोखे मैच का हिस्सा बने जिसमें बरतानवी वजीर आजम जॉन मेजर, इनके ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब बॉब हॉक, मालदीवियन काउंटर पार्ट मामून अब्दुल गयूम और मेजबान मुल्क यानी जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे भी शामिल थे। पाकिस्तान और भारत के बाद अब चलते हैं श्रीलंका। तारीख में श्रीलंका के एक बेहतरीन कायद अर्जुना रानातुंगा है। 1996 का आलमी कप श्रीलंका ने इन्हीं की क़यादत में जीता। 2001 में उन्होंने क्रिकेट को खैरबाद कहा और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी में शामिल हुए। कोलंबो से पार्लिमानी इंतखाबात जीतकर ट्रांसपोर्ट के वजीर बने। 96 कप के मैन ऑफ द सीरीज थे सनत जयसूर्या। 2010 में मतारा जिले से MP बने। 96 स्क्वाड के हसान तिलक रत्ने ने भी रिटायर होने के बाद यूनाइटेड नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ओवर टू बांग्लादेश। मशरफ मुर्तजा का ताल्लुक नारियल जिले से। 2018 में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के एक रोजा सीरीज के दौरान इनकी तबीयत खराब हुई। अफाका ना हुआ तो घर चले गए। इसी दौरान उन्होंने अपने आबाई जिले से पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लिया। अवामी लीग के मैंडेट पर उन्होंने भारी अक्सरियत यानी 96% वोट्स हासिल किए। इस तरह वो पहले एक्टिव क्रिकेटर बने जिन्होंने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की। अब बात वेस्ट इंडीज की। 1960 की दहाई में कैरेबियन क्रिकेट टीम के मायानाज सरबराह फ्रैंक वॉरेल एक्टिव सेनेटर थे जो सियासी इनिंग्स के दौरान भी वेस्ट इंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला करते। वेस्ले विनफील्ड हॉल या वेज हॉल ने 1958 से 69 तक 48 टेस्ट मैचेस में हिस्सा लिया। लॉन्गेस्ट रन अप इन क्रिकेट इन्हीं के नाम है। ही वुड बॉल विद अ पेस लाइक फायर। इनकी खुद निविष्ट भी पेस लाइक फायर के नाम से ही मंजर आम पर आई। 1959 के लाहौर टेस्ट के दौरान वो पहले वेस्ट इंडियन बाउलर बने जिन्हें हैट्रिक नसीब हुई। बाद बारबाडोस सेनेट के मेंबर बने और 1987 में सियाहत और वजीर खेल का पोर्टफोलियो भी मिला डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की तरफ से। 1923 से 1928 तक मुसलसल दौरों के दौरान वेस्ट इंडीज टीम के अहम रुकन थे लैरी या लॉर्ड कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने बाद में बरतानवी शहरियत हासिल की लेकिन ये वहां नस्ली इम्तियाज का शिकार हुए। होटल पर मुकदमा दायर हुआ और तारीखी फैसला इनके हक में आया। यूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड नेशनल सर्विस में शमूलियत के साथ ही इनकी सियासी इनिंग्स का आगाज हुआ। अब बात ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के 23वें वजीर आजम बॉब हॉक सरकारी काम खत्म करने के बाद दफ्तर से निकलकर क्रिकेट के मैदान का रुख करते।
ऑस्ट्रेलिया के 12वें वजीर आजम रॉबर्ट मेंजीज क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स 11 कायम की और एक मौके पर अपने क्लब में शामिल होने के लिए डॉन ब्रैडमैन को कायल किया। आखिर पर बात इंग्लैंड की। बर्तानिया के टेड डेक्स्टर को क्रिकेट का रेनेसेंस मैन कहा जाता है। 1963 की लॉर्ड्स पारी विंडीज के खिलाफ बुलाई नहीं भूल सकते। ही वाज सिंपली अ बैटिंग जीनियस। जनूब मशरिकी कार्डिफ से 1964 में बतौर कंजर्वेटिव उम्मीदवार खड़े हुए, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने फौरन सियासी अखाड़े से वॉकआउट करने का फैसला किया। क्लेमेंट एटले बरतानवी वजीर आजम थे जब 1947 में भारत आजाद हुआ। क्रिकेट तो नहीं खेलते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोर्स में इन्हें काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने काउंटी स्कोर जानने के लिए अपनी सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर न्यूज वायर मशीन लगवाई। एलेक डॉगलस होम वाहिद बरतानवी वजीर आजम हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। पेलहम वार्नर की कयादत में उन्होंने एमसीसी की तरफ से जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट खेला। वो सिर्फ 1 साल के लिए बरतानवी वजीर आजम रहे। सीबी फ्राई हरफन मौला कलाकार थे। उन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल में बरतानिया की नुमाइंदगी की। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप में रिकॉर्ड कायम किया। लीग ऑफ नेशंस में रंजीत सिंह जी के असिस्टेंट रहे। 1922 में ब्राइटन से बतौर लिबरल उम्मीदवार नामजदगी के कागजात दायर किए, लेकिन सियासी नाकामी गोया इनका मुकद्दर बन गई और यूं उन्होंने सियासी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया। सियासत और खेल का आपस में चोली दामन का साथ है। कहते हैं ना, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स इज इंटरलिंक्ड। आबिद रशीद बाबा ने बहुत बेहतरीन बातें कही। देखिए, मुझे एक खिलाड़ी याद आता है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का, नाम रिक चार्ल्सवर्थ, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन। उस जमाने की ऑस्ट्रेलियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया ने राइज किया और दुनिया पे छा गई हॉकी की। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के ओपनर, और ऐसे ओपनर के जो बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे लेकिन उन्हें हॉकी प्रेफर की, और पार्लियामेंटेरियन साथ में रिक चार्ल्सवर्थ, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर। कुछ बाकी नहीं रखा रिक चार्ल्सवर्थ। सयार लोन शोपियान से कहते हैं श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज में हराया। फॉर्मिडेबल साइड है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई का, ग्रेट अचीवमेंट है उनके लिए। मगर बांग्लादेश वेस्ट इंडीज से बुरी तरह हार गया पहला टेस्ट मैच। और अगर आप यहां कंपेयर करें तो बांग्लादेश कुछ दिनों पहले श्रीलंका से बेहतर टीम थी, 2 साल पहले, लेकिन आज धीरे धीरे पीछे जा रहा है। अफगानिस्तान भी इंप्रूव कर रहा है अच्छी रफ्तार से, टी20 में बेसिकली, और थोड़ा बहुत वनडे में। मगर पिछले 1 दहाई से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश का साइड कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा है। बांग्लादेश के साइड की ये एक परेशानी रही है जो वेस्ट इंडीज की भी रही है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आज बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में टेस्ट मैच हराता है और जिम्बाब्वे जाता है टेस्ट हार जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी की बहुत कमी रही है बांग्लादेश के क्रिकेट में। इंडिविजुअल बहुत काबिल और बहुत अच्छे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम वेस्ट इंडीज में मुशफिकुर रहीम का नहीं होना भी है, जो बेमिसाल बैट्समैन है कीपर के होने के साथ साथ। तो पिछली सीरीज में सिर्फ वही स्कोर करते रहे लिटन दास के साथ, उनके ना होने से फर्क पड़ा। लेकिन सम टोटल में आप सही कह रहे हैं, कभी लगता है इंप्रूव किया, कभी लगता है टीम ने कुछ नहीं किया। दानिश अफ्रीदी का भी कुछ ऐसा ही सवाल है कि फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका ने हराया और ये बड़ी बात है उनके लिए। और नसंका और मेंडिस की बैटिंग की ने दाद दी है, असंका के खेल की बात दी है, लेकिन बॉलर्स ने बड़ा कमाल किया, उनकी भी दाद देनी चाहिए हमें, उनके खासकर स्पिनर्स ने। तो ये आप विक्ट्री को कहाँ रेट करते हैं? मेरे ख्याल में मैं पहले भी कह चुका हूं, बड़ी अचीवमेंट है। एक यंग साइड विद यंग कैप्टन है, न्यू कैप्टन लेके वो जा रहे हैं, वो रिसाइकल नहीं कर रहे हैं इस वक्त प्लेयर्स को, रिस्क ले रहे हैं। लेकिन साल 6 महीने में टीम अच्छी हो जाएगी, ये जानते हैं, ये कोशिश जारी है उनकी। बट जावेद कहते हैं मैं कंसर्न जो दारूफ का है कि यहाँ लोकल क्रिकेट में जो धांधलियां हो रही हैं उनके हवाले से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उनके साथ। और आगे कहते हैं कि मुझे लगता है इंग्लैंड को एज है इंडिया पे अपकमिंग सीरीज में, जबकि उन्हें अब न्यूजीलैंड को हराया इसके बाद। बट जावेद चले इसी सीरीज पे आ जाते हैं, इससे पहले कि हम और सवाल लें और कुछ और बातें करें। इंडियन टीम में राहुल नहीं होंगे, फर्क पड़ेगा। तो शुभमन गिल ओपन करेंगे रोहित के साथ पॉसिबली, कोहली होंगे, पुजारा तो खेलेंगे।
और पॉसिबली विहारी खेलेंगे, पंत खेलेंगे, पंड्या नहीं है तो ठाकुर खेलेंगे, और शमी, बुमराह और सिराज 3 फास्ट बॉलर इस वक्त प्रसिद्ध अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। क्या वो घुस सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं सिराज की जगह, ये शक्की है मुझे। और अश्विन और जडेजा में से एक सिलेक्शन करना होगा। शास्त्री के फेवरेट और कोहली के जडेजा थे, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है 2 स्पिनर लेके भी इंडिया उतरे मैदान में, क्योंकि ठाकुर ना खेलें तो स्पिनर खेलें। अश्विन भी अच्छी बैटिंग करते हैं, जडेजा भी अच्छी बैटिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि बर्मिंघम का विकेट है, यहाँ टर्न होती है बॉल। अगर इंग्लैंड ने कुछ और कंडीशंस ब्रॉड एंडरसन के लिए ना बनाई हो, वहां बॉल टर्न होती है, अच्छी खासी स्पिनर फायदा उठाते हैं उस विकेट की पेस का। और कंसर्न क्या है इंडिया का? कंसर्न है पुजारा ने ऑफ लेट इंग्लैंड में खेला और अच्छा खेला है, बाकी सब ने लॉन्गर फॉर्मेट बहुत देर से नहीं खेला, बाहर बिल्कुल नहीं खेला। इसमें से बेशतर खिलाड़ी वो हैं एक आध के बगैर जो आईपीएल में भी नहीं चले बैटिंग में। ये नहीं कि आईपीएल और टेस्ट में सेम बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आईपीएल का फॉर्म तो कहीं दिमाग पे होगा, और पिछली 15 इनिंग्स में रोहित शर्मा ने कुछ नहीं किया, ये भी उनके दिमाग में होगा। और कोहली 100 पे चल रहे हैं, तो इसलिए इंडिया की बैटिंग थोड़ी फ्रेजाइल है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग बहुत फ्रेजाइल है। बात बनती है ओपनर उनके पास नहीं है, रूट है, स्टोक्स हैं, बेस्टो का फॉर्म है, अब ओवरटन ने रन बनाए हैं, फोक्स बना सकते हैं, लेकिन यहां क्लैश होगी इस मैच में 1 तारीख को दोनों की बॉलिंग की, बैटिंग की नहीं। क्या बुमराह, शमी और सिराज को उनके साथ अगर चौथा फास्ट बॉलर हो या 2 स्पिनर इंडिया के हुए मैनेज कर सकेगा इंग्लैंड? इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन यहां से 2 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर जिनके मैंने नाम लिए इंडिया के, वो भी सीरियसली एग्रेसिव है, वो वेट नहीं करते हैं, वो घुस जाते हैं। और इंग्लैंड की तरफ से अगर इंग्लैंड ने कंडीशन थोड़ी सपोर्टिव बनाई तो एंडरसन इज हैंडफुल। पॉट्स अच्छे लग रहे हैं और ब्रॉड भी होंगे, अगर कोई उनने करना मना कर दिया कि उनको ड्रॉप कर दिया तो वहां से जो बॉलिंग है वो भी इंडिया को हैंडल करनी मुश्किल होगी। इंडिया बॉलिंग डिपेंडेंट है, लेकिन क्लैश भी बॉलिंग की है दोनों टीमों की। इंग्लैंड के फेवर में जो एक चीज नहीं जा रही है इस न्यूजीलैंड की सीरीज में, वो है फील्डिंग। बहुत बैड फील्डिंग, मिचेल को बहुत फायदा हुआ इससे, इस फील्डिंग से। काफी खराब कैचिंग स्लिप्स की है उनकी, यानी स्लिप्स में खिलाड़ी को पता नहीं है कि मेरी जुरिस्डिक्शन क्या है और दूसरे साथ वाले की क्या है। ये अटेम्प्ट नहीं करता है तो दोनों नहीं करते, करते हैं तो दोनों करते हैं, करे तो उसका कैच ये कर लेता है, क्योंकि जो खिलाड़ी इसका स्लिप्स में है उनको आदत नहीं है इकट्ठे स्लिप्स में रहने की, उधर भी कंबाइन करना पड़ता है। अब सोचें, क्रिकेट में स्लिप्स में एक कॉम्बिनेशन होती है जो अंडरस्टैंड करती है एक दूसरे को, लेफ्ट राइट वगैरह सब, तो ये इशू है। तो इट विल बी अ क्लैश ऑफ बॉलर्स। इससे पहले कि हम कुछ और मेल लें, कुछ बात मैं फील्डिंग और कीपिंग के हवाले से करना चाहूंगा। मैं देखता हूं जितने बेशतर कीपर आजकल दुनिया में हैं वो बॉल टखने के पास कलेक्ट करते हैं, यानी जब बॉल ड्रॉप हो रही है तब वो बॉल को कैच करते हैं, फिर जो एज आगे गिरता है वो दूर हो जाता है, वो कैच करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हमने देखा है सीरियसली गुड कीपर्स, बीट एलन नॉट, रॉड मार्श, किरमानी, वसीम बारी, बॉब टेलर या डेरेक मर्रे और कई सीरियसली गुड कीपर्स दुनिया के जो थे, वो घुटने और टखने के दरमियान बॉल पकड़ते थे, थोड़ी सी नी के नीचे। तो उनकी जो कीपिंग थी वो एग्रेसिव थी, वो आगे डाइव मारने का कम चांस लेते थे, साइड पे मार के कैच पकड़ लेते थे। यहां आगे के कैच शॉट पड़ते रहते हैं और कीपर पूरे दिन अपनी जगह खड़ा रहता है। एक एंड से बॉल ज्यादा आ रही है, आप कैरी करिए, दूसरे से नहीं करिए, कीपर अपनी जगह रहता है। एजेस शॉट गिर रहे हैं, वो अपनी जगह रहता है। बॉलर की पेस क्या है, वो अपनी जगह रहता है। तो ये इशू समझ नहीं आता है ये क्या है। और दूसरा इशू जो है, ये बहुत मैचेस में हमने देखा कि सडनली बॉलर के दाएं जानिब एक फील्डर खड़ा हो जाता है विकेट खत्म होते ही कैच पकड़ने के लिए, कभी बाएं जानिब हो जाता है, और मैंने आज तक उसका इंप्रेशन बैट्समैन पे पड़ते नहीं देखा। ना तो उसने कोई कैच लिया, ना उसकी वजह से बैट्समैन ने कोई ऐसा शॉट खेला कि वो कैच हो गया या आउट हो गया। लेकिन कोई अजीब से प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो शायद हम नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हमने क्रिकेट खेली हमने भी प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। ये हमसे बहुत काबिल और ज़हीन लोग हैं कि आके सिली मिड ऑफ पे हम खड़े हो गए, पता था सिली मिड ऑफ पे कैच नहीं होना है इस प्लेयर ने, लेकिन
थोड़ा शॉर्ट मिड विकेट पर जगह खोल दी, एक प्लेयर दाएं बाएं रख दिया, एक एक्स्ट्रा कवर में कहीं दाएं बाएं, और कीपर को तैयार रखा। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो उधर को खेलेगा ऊंचा, या इधर को, या बाहर निकल के खेलने की कोशिश करेगा, स्टंप हो सकता है। ये गेम सब खेलते हैं, लेकिन ये जो दूसरी गेम है दाएं बाएं खड़े रहना, उसमें कोई नतीजा आते हैं हमने आज तक नहीं देखा। आगे बढ़ेंगे, और वानी लुकमान कहते हैं ओपन डिस्कशन होना चाहिए फैब 5 पे। आई डोंट बिलीव इन फैब 5, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव एन ओपन डिस्कशन। और फिर वही बात, बैटिंग 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 फैब 5 बॉलर आप लिख के भेजें अगली बार मुझे, देखते हैं किन की बात करते हैं। ये थोड़ा ना मसला है, एक बार किसी ने कर दिया 5 साल से 4 साल से चले जा रहे हैं। शेख फयाज पिंगलीना पुलवामा से, हाउ यू एनालाइज कैप्टनशिप ऑफ बाबर आजम सो फार इन all formats? Do you think ICC could make mandatory for all teams to play against one another to make Test Championship more worthy and credible? बिल्कुल सही है, ये मैंने पिछली टेस्ट चैंपियनशिप के दिनों में लगातार कहा, इट्स नॉट टेस्ट चैंपियनशिप, सारे मुल्क सबके खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। आप जो अवॉइड कर रहा है उसको, हाँ ठीक है तुम खुश रहो, आपस में नहीं खेलने देंगे हम तुम्हें, तो क्या मजाक है ये टेस्ट चैंपियनशिप? बिल्कुल सही है, इसमें वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। और बाबर आजम की कैप्टनशिप धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ये डेफिनेटली है, लेकिन हमने कोई बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग चेंज नहीं देखा, खासकर उनकी टेस्ट कैप्टनशिप में। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी कैप्टनशिप थी, दैट वाज अ लेट डाउन इन एट मेनी टाइम्स इन टेस्ट सीरीज। T20 में फास्ट बोर्ड में ठीक हो जाता है मामला, थोड़ी एक्सपोज 50-50 में होती है, टेस्ट में बहुत हो जाती है, मगर इज फास्ट इंप्रूविंग। मुजफ्फर अहमद वानी देवसर कुलगाम से कहते हैं क्या हम आजकल बैट्समैन की जगह बैटर कह सकते हैं? तो कह रहे हैं, या बैटर की जगह हम फिर बैट्समैन बोल दें, बोल सकते हैं, इसमें क्या है, मैं तो बैट्समैन ही कहता रहा हूं, तो कोई मसला नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं ये बैट्समैन की बात हो रही है, वो कल की बात है बैटर। जॉन लॉ कहते हैं कि बात हो ब्रूस ली की, करूंगा। देखिए ब्रूस ली को जो आप देखते हैं ना, हु हा बियॉन्ड दैट ब्रूस ली बहुत कुछ है। ब्रूस ली की एक साइकोलॉजी, एक फिलॉसफी है जो हॉलीवुड पे छाई, वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनाई, वो बहुत ज़हीन और काबिल इंसान थे। इसके अलावा और एक बड़ी स्ट्रांग आइडियोलॉजी थी उनकी, उसकी बात करूंगा मैं। और यहां से डारूफ ने कहा लव यू, थैंक यू वेरी मच डारूफ। वन सेगमेंट ऑन यही वानी लुकमान का एंड टू साइमन, जिनसे जितनी बात हो गई डायरेक्ट पे सेगमेंट नहीं होता है। अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक ठाक, बहुत अच्छा। ये आरिफ रशीद भट्ट हैं और नोपुरा चारोरा से लिखते हैं कि क्या हम कह सकते हैं बाबर आजम ने पाकिस्तानी क्रिकेट को चेंज कर दिया है जैसे मॉर्गन ने इंग्लैंड टीम को चेंज किया? नहीं कह सकते। देखिए जब मॉर्गन ने इंग्लैंड की टीम ली तब हाल ये था टीम का कि 2015 के आलमी कप में सारे मैच टीम ऑलमोस्ट हार गई थी, किसी से कोई मैच नहीं जीतती थी। कभी ब्रॉड बन रहे थे T20 के कैप्टन, क्या वनडे के, कभी कोई बन रहा था, कोई आइडिया नहीं था किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। एंडरसन भी कैरी हो रहे थे एज T20 एंड वनडे बॉलर। फिर मॉर्गन ने एक नया थॉट प्रोसेस लाया और सीधा कहा कि हमें एक अलग टीम चाहिए, डिमांड की, जो T20 खेलेगी और वनडे खेलेगी। उसके बरक्स सरफराज ने ठीक ठाक टीम बनाई थी, कोई बुरी टीम नहीं बनाई थी, चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं के अंडर जीती है। पाकिस्तान की टीम अच्छी थी, थोड़ा ट्रांजिशनल फेज में थी, लेकिन बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन यह है कि वो जो उनके यंगस्टर हैं वो उन पे भरोसा कर रहे हैं और वो बाबर आजम पे भरोसा कर रहे हैं और टीम जेल कर रही है, उनका एटीट्यूड अच्छा है, उसकी वजह से टीम इकट्ठे खेल रही है। लेकिन जो बैकग्राउंड में स्टाफ होता है, जिसमें सकलेन थे, बीच में हेडन थे, बीच में फिलैंडर थे, बीच में टेट थे या कोई और आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी टीम में होता है और एक थिंक टैंक का कंट्रीब्यूशन होता है। कोई ड्रास्टिक चेंज तो आपने टीम में देखा नहीं। हाँ, एग्रेसिव अप्रोच हेडन ने इनको दिया था वर्ल्ड कप में, वो कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा छोड़ भी दिया। बाबर आजम का कितना से है सिलेक्शन में हम नहीं जानते, कितना से है टीम बनाने में हम नहीं जानते। वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सीनियर हैं और उनका से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमने देखा कि वो ही स्टिकिंग टू सम प्लेयर, स्टिकिंग टू देम जब तक वो तबाह हो जाए। तो थोड़े इशू हैं उनके वहां, लेकिन आप कहेंगे कि उनने वैसी ही तब्दीली लाई जैसी मॉर्गन ने लाई? नहीं। हाँ, तब्दीली लाई, एक अच्छा माहौल बनाया, लेकिन प्लेइंग में तब्दीली लाने वाले कुछ और हैं। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि T20 का बेस्ट प्लेयर है रिजवान, लेकिन वनडे में परफॉर्म नहीं कर रहा। करेगा, बीच में होते हैं ऐसे फेजेस, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एक दिन में रूल आउट करते हैं प्लेयर को और एक दिन में हीरो बना देते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहे पिछले 1-1.5 साल से, कंसिस्टेंट रहे तो अच्छे प्लेयर। एक दिलचस्प सवाल है
और ऐसे सवाल हों तो बड़ा अच्छा लगता है। ये वाजिद गुलजार बांडीपुरा से पूछते हैं, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ हैरी मैगवायर, व्हाई इज ही मोस्ट ट्रॉल्ड फुटबॉलर नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया। हैरी मैगवायर जो है वो कैप्टन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और 2019 में 80 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर हुई, जो उस वक्त किसी डिफेंडर की दुनिया में बिगेस्ट ट्रांसफर थी। वो आए लेस्टर सिटी से मैनचेस्टर यूनाइटेड में, लेकिन ना तो लेस्टर में ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्हें कोई ट्रॉफी जीती है अभी तक। ठीक है, 2018 में इनके लेस्टर सिटी के एक टीममेट थे, वो इंग्लैंड में भी इनके साथ खेलते हैं, जेम्स वार्डी, उनने इनको इनके सर की बनावट देख के नाम दे दिया स्लैब हेड। उन्हें अपनी तरफ से बुरी तरीके से या तंजिया ये नाम नहीं दिया था, वो सर का साइज देख के और उनको मुख्तलिफ बनावट लगी इनकी। लेकिन जब यूनाइटेड ने इनको कैप्टन बना दिया 2 ही साल में, टीम की परफॉर्मेंस बिगड़ने लगी, इनके रिएक्शन स्लो हो गए, इनकी रिकवरी डिफेंस में स्लो हो गई, इनकी कॉम्बिनेशन नहीं जम पाई, और वहां से 80 मिलियन पाउंड इन पर खर्चे गए हैं। तो ये जो स्लैब हेड था ये सर चढ़ बोला, और ये बहुत ही अनकॉम्प्लीमेंट्री निकनेम बन गया इनका, और इनकी ट्रॉलिंग शुरू हो गई इससे। इसमें एक और चीज भी है, मैंने कहा 5 साल में ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती किसी क्लब के लिए, और यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है, इसको लेके आगे जा नहीं रहे, और लोग चाहते हैं कि रोनाल्डो कैप्टन हो यूनाइटेड के, ये क्यों कैप्टन है। टीम में पोगबा भी है और अच्छे प्लेयर भी हैं, अब तो चले गए पोगबा। एक बात ये, फिर परफॉर्मेंस इनकी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन टीम को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, और जब इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड के डिफेंस में हैरी मैगवायर एक दीवार है, वहां ऐसी परफॉर्मेंस है, तो लोग और चिढ़ गए फैंस यूनाइटेड के, वहां तो अच्छा खेलता है, यहां अच्छा नहीं खेलता है। फिर वहां से स्लैब हेड, फिर बनावट, फिर फेलियर, फिर इनके रिएक्शंस, बीच में रेड कार्ड एक आदमी, तो मौका मिला उनको और इनकी ट्रोलिंग चल रही है। और ऐसा हाल है कि लोग उनको फुटबॉल छुड़ाने पे लग गए हैं, या यूनाइटेड को इनको निकालने पे लग गए हैं ट्रोलिंग की वजह से, खेल से ज्यादा। ये है हाल हैरी मैगवायर का। यहां मुझे हैरी केन भी याद आते हैं, टॉटनहम हॉटस्पर में खेलते हैं, बहुत गोल स्कोर करते हैं साल भर, और इंग्लैंड के कैप्टन है, लेकिन ना तो सुपरस्टार है ना स्टार है, न बड़े खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है उनको। वजह आई हैव नो आइडिया। ये वही चंद्रपाल के रन गिनती में नहीं, यूनुस खान के उजाय वतनी की बैटिंग की बात नहीं, बाकी एक तेज 50-100 बना लिया तो उम्र बर्बाद होती है। मुझे वैसा ही मामला उनका भी है। सादियो माने ने बायर म्यूनिख ज्वाइन किया, उनने लिवरपूल को छोड़ दिया। अभी सलाह का 1 साल कॉन्ट्रैक्ट है, शायद 23 में खेलना पड़े उनको इसी टीम के लिए। माने को मिलते थे 1 लाख पाउंड पर वीक लिवरपूल में, यानी 95 लाख रुपए। अब वो बायर म्यूनिख में गए, अब उनको 2.5 लाख पाउंड मिलते हैं पर वीक, यानी महीने में 1 मिलियन पाउंड, यानी तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए उनकी तनख्वाह है। लेकिन ये वही माने हैं जिन्हें 7.5 लाख पाउंड का अस्पताल बनाया अपने गांव में, 4.5 लाख पाउंड का अपने गांव में स्कूल बनाया। गांव के जितने बाशिंदे हैं 2000 हैं लोग, वहां जितनी फैमिलीज 2000 की हैं, 70 पाउंड हर एक को हर मंथ बेचते हैं खर्चे के लिए। जिनने वहां सड़क बनाई, जिन्हें 4G ट्रांसमिशन और लाइनें लाई अपने गांव में और कनेक्टिविटी दी, जो वहां सड़कें बना रहे हैं, जो आसपास के इलाकों की भी मदद कर रहे हैं और अपने गांव का दायरा बढ़ा रहे हैं। तो वो जितना पैसा ले रहे हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह सादियो माने। और हाल ही में पता चला कि साल में 40 मिलियन पाउंड चैरिटी में मोहम्मद सलाह खर्चते हैं। हमें दिखता है इसने इतना कमा लिया महीने में, हफ्ते में, लेकिन इनको अपने लोगों का, जिनको जरूरत है, उनका ख्याल पूरा रहता है। ये है फुटबॉलर्स। एक और फुटबॉलर हाल ही में रिटायर हो गए, कार्लोस टेवेज। चैंपियंस लीग अपने जहां बीच में खेला, बार्सिलोना में, वहां इंग्लैंड में, रियाल में, जहां लीग्स जीती, अपने मुल्क में 5 लीग जीती, अर्जेंटीना में एज प्लेयर, अर्जेंटीना के लिए बहुत अच्छा खेला उनने, और अब अर्जेंटीना के क्लब ने उनको कोच बनाया है। उनका एक वाक़ा सुनाता हूँ कि जब उनको पहली बड़ी पे चेक मिली, यानी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 10-20 मिलियन का उन्होंने साइन कर लिया,
तो उसके बाद वापस अर्जेंटीना गए और अपने करीबी कजन्स जितने थे उनको दावत पे बुलाया कि 12 से 14 लोग कहते हैं, 14 फैमिलीज को, और खाना वाना खिलाया, जश्न मनाया कि मुझे ऐसा मिला है ऐसा। और इसके बाद उनको 14 चाबियां थमा दी 14 फैमिलीज को। वो 14 मकान घर उन्होंने उनके लिए बनाए थे बेस्ट पॉसिबल लोकेशन में, अच्छे सेमी लग्जूरियस घर, वो उनके हवाले कर दिए। कहा कि मैंने पैसा कमाया है, मैंने भी आपके साथ वही जिंदगी गुजारी है गुर्बत की जो आप गुजार रहे हैं, अब आप मेरी तरह जिएंगे। दैट्स द पावर ऑफ नॉट जस्ट फुटबॉलर्स। अब खेल के मैदान से में आगे बढ़ते हैं पिछले हफ्ते के सवाल की जानिब। यह तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, टॉनी ग्रेग है, एक और शख्स है, बीच में एक शख्स को उठाए हुए 5 फुट 2 इंच के गवास्कर को उठाए हुए हैं, और कई एक सही जवाब मिले हैं हमें। शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा, शौकत अली आवानगुंड पुलवामा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, मलिक सरफराज सोनियम पटन, वाजिद गुलजार बांडीपोरा और डार रऊफ पुरवारा चारोरा से। विनर थोड़ी देर के बाद। पहले चलते हैं इंग्लैंड के टेस्ट मैच की जानी, जो तीसरा टेस्ट न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा है। उसमें देखिए नतीजे की तरफ चौथे दिन में ही मैच जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें तेज खेल रही हैं और इंग्लैंड एक्सेप्शनली फास्ट स्कोर कर रहा है रन। 55 पे 6 थे इंग्लैंड के, और उसके बाद 7वां खिलाड़ी 296 पे आउट हुआ, जेमी ओवरटन, डेब्यूटेंट 97 रन बना के। सब चाहते थे सेंचुरी बनाए, डेब्यू है, और ये वो शख्स है जिसको पहली बार इंग्लैंड टीम में इंक्लूड किया गया था। 11 में नहीं टीम में लाए थे 9 साल पहले, और आज टेस्ट खेलने का मौका मिला है। तो नहीं बन सकी सेंचुरी इनसे, लेकिन बेयरस्टो ने धुआंधार बैटिंग की है। और देखिए 162 रन 157 बॉलों में। इससे पहले जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की उनका भी कोलैप्स हुआ, फिर ब्लंडर और मिचेल, और ब्लंडर एलबीडब्ल्यू हो गए। उस पीरियड में डीआरएस खराब हो गया था, वो नहीं चल रहा था, तो वो रिव्यू नहीं कर पाए। आउट थे नहीं थे अलग बात है, रिव्यू नहीं कर पाए। मिचेल ने फिर एक सेंचुरी बना दी, और 30 रन पे मिचेल सीधे एलबीडब्ल्यू हो गए। लेकिन विकेट कीपर और बॉलर समझ नहीं पाए या कन्विंस नहीं कर पाए स्टोक्स को कि रिव्यू लिया जाए। रिव्यू नहीं लिया गया। मिचेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। लीच ने 5 विकेट लिए। इंग्लैंड में पहली मर्तबा उन्होंने किसी टेस्ट मैच में 5 विकेट लिए हैं। उनसे परसिस्ट किया, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। स्टोक्स ने बॉलिंग नहीं की, ये बात समझ नहीं आई। कोई वजह होगी उनकी बॉलिंग नहीं करने की, वो बेहतर जानते हैं। और जब दूसरी इनिंग शुरू हुई, न्यूजीलैंड की स्टार्ट पहली इनिंग से अच्छा स्टडी था। लेथम ने अच्छा स्कोर किया, लेकिन बीच में सिर्फ एक पीरियड में केन विलियमसन टिके रहे, 48 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ उनका भी एक मिनट। मिचेल और ब्लंडल को प्रेशर हैंडल करना पड़ा। तो हर बार तो प्रेशर हैंडल नहीं ना होगा, हो गया ठीक है, लेकिन सारे टाइम जो देखें आप लेट मिडिल ऑर्डर जो है न्यूजीलैंड का, वो उनको बचा रहा है। और इंग्लैंड का भी मिडिल ऑर्डर, रूट और उसके बाद के प्लेयर, रूट तो आगे ही खेलते हैं, पीछे के प्लेयर वो इंग्लैंड का स्कोर बड़ा कर रहे हैं। बोल्ट ने 5 विकेट लिए पहली इनिंग में। वैगनर को खिलाया, पता नहीं क्यों नहीं पिछले 2 मैच खिलाए, और उन्हें अहम विकेट लिए वैगनर ने। एक बॉलर ने पूरे मैच में अभी तक सीरियसली सफर किया, वो है ब्रॉड। उनके अभी तक इस टेस्ट मैच में 5 कैच स्लिप्स में छूटे हैं, कीपर और स्लिप्स के साथ 5 कैच। तो विकेट लें तो कैसे लें, और सीरियस कंसर्न है इंग्लैंड की स्लिप्स फील्डिंग। न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड बहुत खराब फील्डिंग कर रहा है। और इंग्लैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली है इस सीरीज में, लेकिन इंग्लैंड जानता है ओपनर बिल्कुल कुछ नहीं है, नाकिस हैं। इंडिया के साथ मुकाबला है, जो फास्ट बॉलर इंडिया के इन ओपनर्स पे भारी पड़ेंगे, ये मामला तो है। और यहां से यह खबर है कि रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव हुए। हमने देखा उनको, जो भी तस्वीरें देखी, कोहली और वो कोई मास्क वास्क कोई प्रोटेक्शन के बगैर वैसे भी घूम रहे थे और मिंगल हो रहे थे। तो रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं, आउट ऑफ फॉर्म है। रोहित शर्मा लगातार पहले इंजर्ड होते थे, अब कोई ना कोई और मामला हो जाता है, तो क्या इसी तरह वो फेड आउट हो जाएंगे? और अब वजन भी देख लें, उनका खासा बढ़ गया है। तो एक हाईली टैलेंटेड और क्लास प्लेयर शायद अपना केयर नहीं कर रहा है वैसे जैसे करना चाहिए। अब आते हैं क्विज की जाने। देखिए पिछली मरतबा की तस्वीर, सनी गवास्कर उसमें बीच में,
और ऐसा भी हुआ, टेस्ट मैच इंडिया में चल रहा था, जो गवास्कर बैटिंग करने विश्वनाथ खासकर आए तो टॉनी ग्रेग उनको गोद में उठा लेते थे। विश्वनाथ 5 फुट के थे, टॉनी ग्रेग 6 फुट 7 इंच के थे। तो उस मजाक में वो उनकी कंसंट्रेशन भी खराब करते थे और बड़े क्राउड पुलर थे टॉनी ग्रेग, क्राउड भी खुश हो जाता था। जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम मैंने बताए, और आज के विनर मुश्ताक अहमद लोन तुर्कमांगम शुपियन से आपके KMS क्विज के पिछले हफ्ते के विनर हैं, बहुत बहुत मुबारक। आज का सवाल, ये टीम आप देख रहे हैं, इसमें नंबर डालें खिलाड़ियों के सामने, तो आपको बताना इस टीम में मोहम्मद निसार कौन है। नंबर बता दीजिए उनका कौन सा नंबर है। मोहम्मद निसार फास्ट बॉलर, इस टीम में वो कौन है, यही आज का सवाल है कि KMS स्पोर्ट्स मैग जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसकी इनबॉक्स आप करेंगे, जवाब है मिल जाएगा। और सवाल पूछने तो यही पूछें। और मैंने टिम डेविस की बात कही थी, जब वो PSL खेल रहे थे, कोई ना कोई मुल्क उनको उठा के ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है कि वहां के सिटीजन बने और उनके लिए खेले। खुदा हाफिज।